वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 6। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल्स, मतलब यूटी, आरटी, डेल टी, सब कुछ। तो पहला है हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यहाँ की यूनिट हमको, जिसमें यूनिट डिनोट करता है यूनिट एरिया को, तो जिसको डिनोट करते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डेल टी से, डेल ऑफ टी। इसको बनाते कहते हैं कैसे हैं, ये एक फंक्शन मान लो एक्स टी है, उस एक्स टी को हम मतलब डेल टी कब बोल सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का फंक्शन है जिसकी हाइट 1/एप्सिलॉन है और उसकी विड्थ भी एप्सिलॉन है, मतलब -ε/2 से +ε/2 तक। तो आप एरिया निकालेंगे तो एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो आपका सॉरी इस रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन जो आपकी दे देगा आपको 1। तो डेल टी इजकल टू लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एक्स टी। अब इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एक्स टी, मतलब इसी एक्स टी में अगर आप एप्सिलॉन को 0 की तरफ कर दें, मतलब आप इस फंक्शन को क्या करें, इसको पतला करते जाएं ऐसे, तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट इसकी, इसको इतना पतला कर दें एकदम 0 के करीब बट नॉट 0, तो इसकी हाइट हो जाएगी इन्फिनाइट। इसलिए इसका जो हाइट है वो इन्फिनाइट होती है एट टी इजकल टू 0, और नॉन जीरो पे, मतलब टी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0, बाकी जगह ये है ही नहीं। तो ये आपका फंक्शन हो गया -∞ से इन्फिनिटी डेल टी डी टी इज 1। तो इसका इंटीग्रेशन आपको 1 देता है, इसका एरिया 1 होता है। वेट बोलो या एरिया बोलो, आप इसको वेट भी बोल सकते हैं या एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये आपका 0 पे ए नॉट इसका वेट है, एरिया है डेल टी, इस डेल टी का। तो ये आपका बेसिक इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन के बारे में मेन सारी चीज़ें देखी। अब देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। तो डेल टी जो होता है एक इवन सिग्नल होता है, वो आपको दिख भी रहा है। अगर आप एक्स टी वाला जो ग्राफ देखा था ऐसा, तो जो इधर था वो इसका इधर था सेम, आप इसको पलट देंगे तो भी ये सेम ही रहेगा, इसलिए दिस इज एन इवन फंक्शन। ये एक नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होता है डेल टी आपका, क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाला ग्राफ देखें तो ये आपका इन्फिनाइट वैल्यू को अटेन कर रहा है एट 0, इसलिए नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। वेट स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स कैसे मिलती है, वाई टी इज ए नॉट डेल टी, तो डेल टी का जो कोफिशियंट है वो उसका वेट या स्ट्रेंथ होता है इम्पल्स का। एरिया ऑफ वाई टी -∞ से इन्फिनिटी वाई टी डी टी, तो आपका ए नॉट आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, और ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये आपको दे देगा, क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो आपका जो केवल बचेगा एरिया ऑफ वाई टी, वो ए नॉट ही बचेगा। तो वाई टी का एरिया क्या, ए नॉट, जो कि होता है वेट ऑफ इम्पल्स। अब इधर देखते हैं, इधर क्या कहना चाह रहा है, ए नॉट डेल्टा टी। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आपको देता है यूटी फंक्शन, ए नॉट यूटी, जो आपका कुछ ऐसा बन गया। आपका ए नॉट यूटी कुछ इस तरीके का होता है। तो -2 डेल टी, अगर आप -2 लेते हैं सपोज, तो आपको -2 यूटी बन जाएगा, तो वो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका यूटी नीचे चला जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेट और स्ट्रेंथ, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो इनिशियल आपका, इससे ये समझ में आया जो इनिशियल आपका -2 था, तो वो आपका आपको -2 यूटी में भी देखने को मिला, और उसने पूरा आपका इसका ग्राफ ही बदल दिया। तो आपका वेट जो है इम्पल्स फंक्शन का, या इसकी स्ट्रेंथ जो भी बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द इम्पल्स, हमने ऊपर देखा अभी ए नॉट, हमने जो एरिया को सॉल्व करके निकाला तब हमारा ए नॉट निकल के आया। इट रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल फॉर्म्ड बाई टाइम इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स। तो स्टेप सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, ओके, यूटी का जो एम्पलीट्यूड है, वो भी जब हमने इसको इंटीग्रेट करके जो निकाला ए नॉट, उसी के इक्वल होता है। तो ये हमारा वेट और स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन है, वाई टी आपको ग्राफ दिया है, ये इम्पल्स फंक्शन है डिफरेंट नंबर 1, जिसका आप -2 पे सिचुएटेड है, और 5 उसका मैग्नीट्यूड है। ये आपका 0 पे है, इसका -3 है, फिर 2 पे है, और फिर 4 पे है, और -6 2 रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा है वाई टी क्या होगा, तो वाई टी को लिखने का तरीका और इस क्वेश्चन से सीखना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इधर लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो ये क्या है, t+2 पे हमने स्केलिंग करी है, हमने टाइम शिफ्टिंग देखा था, शिफ्टिंग करी है, टाइम शिफ्टिंग देखा था। अगर आप t+2 लिख रहे हैं तो वो पीछे शिफ्ट होता है, लेफ्ट में होता है। तो ये जो -2 पे इम्पल्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल ऑफ t+2, और इसका मैग्नीट्यूड क्या 5, तो उस 5 को हम लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली आपका ये वाला 0 पे है, तो सीधे से डेल टी लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड है -3, उसको लिख देंगे। ये आपका +2 पे है, राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, तो ये राइट शिफ्ट वाला आपका डेल ऑफ t-2, और उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे -6। ऐसे ये डेल ऑफ t+3
टी माइनस फोर और इसका मैग्नीट्यूड +2। तो ये तो हमने 4 डिफरेंट प्लस माइनस से इसको वो किया। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उनका सम। तो 5 +2 आपका ये वाला ये प्लस है, और -3 -6 आपका नेगेटिव है। तो इसका फाइनल जो एरिया आया या वेट आया या स्ट्रेंथ आया वो -2 आया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इम्पल्स पे टाइम स्केलिंग का क्या असर होता है। टाइम स्केलिंग डेल ऑफ ए टी माइनस टी वन, ओके, डेल ऑफ ए टी माइनस टी वन। अगर आप स्केलिंग करते हैं टाइम में, बट ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो ए है ये आपको बाहर निकालना है, ओके, केवल टी माइनस टी वन का फॉर्म होना चाहिए, टी वन के संग कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो ए है ये 1/mod ए से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने सिग्नल को, और ए नॉट जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है, वरना सिग्नल ये टी जीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मॉड ए से डिवाइड कर सकते हैं अपने सिग्नल को। तो लाइक डेल ऑफ -2t, तो यहाँ पे केवल t का क्या कोफिशिएंट है -2, तो आप 1/mod -2 से मतलब 1/2 डेल टी लिख सकते हैं। यहाँ पे -4t + 8 है, बट यहाँ पे आप इसका जो कोफिशिएंट है इसको पूरे को बाहर निकालना है। मतलब क्या सीखा था कि t माइनस टी वन का कोफिशिएंट होना चाहिए ये पूरे का। तो इसको 4 को बाहर निकालेंगे तो -4 t -2, तो आपका 1/mod -4, तो आपका 1/4 इंटू डेल t -2 ऐसे करके हो जाएगा, ओके। उसके बाद वाई टी इज -2 डेल 4t -1 + 8 डेल 0.5t + 5, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए जो 4 है इस तरीके से तो हमने सीखा नहीं, तो इसको हम निकालेंगे बाहर, इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1/4, ओके। तो -2/4 आपको -0.5 बन गया, डेल t -0.25। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है वाई टी का, एरिया ये है। तो यहाँ तो सीधे -0.5, सेकंड में क्या है, आप इस 0.5 को कॉमन लेंगे, तो 0.5 को कॉमन लेंगे बाहर, और उसको फिर क्या करेंगे, जब बाहर ले जाएंगे तो 1/mod 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो 8/0.5 जो बना देगा 16, और अंदर बचा t + 10, तो आपका 16 - 0.5 आपका आंसर आ गया 15.5। और इसको रिप्रेजेंट आप करेंगे तो ऐसे कर देंगे, ये आपका -0.25 है, मतलब राइट शिफ्ट है, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट है, सॉरी माइनस है तो राइट है, तो ये आपका राइट +0.5 पे हमने इसको बनाया इम्पल्स को। और ये वाला आपका +10 है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ओके। तो लेफ्ट मतलब -10 पे हमने बनाया है इसको, जिसका कि वैल्यू है 16, ये हमने डिनोट कर दिया है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, xt डेल ऑफ t - t1। अगर किसी फंक्शन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इम्पल्स फंक्शन को, जो कि t - t1 के फॉर्म में है, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा xt1। आप उस फंक्शन में t की जगह t1 लगा दो, ये उसका सॉल्यूशन होगा, ओके। सो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 2t² डेल t -1। तो ये 2t² जो है ये इसका वेट नहीं है, ये कांट बी द वेट ऑफ द इम्पल्स, क्योंकि इसमें t का फंक्शन आ गया जो कि वेरिएबल है, नॉट अ कांस्टेंट। तो इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, t को 4 रख देंगे इसमें 2t² में, तो t² में 4 रखेंगे तो 16 × 2 32। अब ये इसका वेट बन गया 32 इंटू डेल ऑफ t -4। तो ये जो ऑरेंज से निकलेगा ये क्या होगा, ये इसका ये वेट ही होगा, इसका ये वेट होगा, ओके। क्योंकि t में आप कुछ वैल्यू रख रहे हैं तो वो तो एलिमिनेट हो गया, आपका केवल कांस्टेंट बचेगा। तो cos 2t डेल ऑफ t -π/4 प्लस t -t² डेल ऑफ 4t -12। इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ तो आपका काम चल गया, आपने π/4 रख दिया इसके अंदर, ओके। तो आपको आंसर आ गया 0, पहला टर्म तो आपका चला गया। अब यहाँ पे जो 4 है इसको आपको सही करना है, 4 को आप कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा t -3, और 4 जो आपने लिया वो नीचे 1/mod 4a से वो कर दिया, तो 1/4 तो अलग है। अब जो t -3 है, अब आप इस 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, t -2 के अंदर 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉरी। तो ये आपका 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो 1/4 बचा, तो 1/4 केवल आपका एरिया होगा पूरे, क्योंकि ये हो जा रहा है, पहला टर्म हो जा रहा है 0। ये t -t1 के फॉर्म में है, अगर t -t1 के फॉर्म में है तो केवल t1 रखेंगे, t + t1 के फॉर्म में होगा तो -t1 हमको पुट करना पड़ेगा, ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये
अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी सिग्नल का और उसके संग हमने इम्पल्स फंक्शन मल्टीप्लाई किया है t माइनस t1, तो उसका आंसर सीधे से होगा x ऑफ t1 और कुछ भी नहीं। केवल आप उस फंक्शन को लिखो और उसमें t की जगह t1 लगा दो, पूरे इंटीग्रेशन का आंसर और डेल भी चला जाएगा, ये होगा। तो लाइक 2t स्क्वायर इंटू डेल ऑफ t माइनस 5, तो इस 5 को आप यहाँ रख दो तो आपका आंसर आ गया 50 e की पावर माइनस 4t, 2t माइनस 4। अब इस 2 को तो हटाना पड़ेगा, तो ये आपका डेल ऑफ t माइनस 2 बचा और ये 2 आपका नीचे आ गया मॉड 2। ओके, अब इस फंक्शन में आप रखोगे, इस फंक्शन में आप 2 रखोगे, तो ये आपका e रेज टू माइनस 4 इंटू 2 e रेज टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से। फिर आपका माइनस इन्फिनिटी से 2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको लिमिट चेंज करना चेक करना जरूरी है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और ये t1 क्या है, यहाँ हमारा t1 है 4। अब 4 तो लाई ही नहीं कर रहा है लिमिट में, जब वो लाई नहीं कर रहा है इम्पल्स हमारा कहाँ है 4 पे, तो इम्पल्स कहाँ, जहाँ इम्पल्स होता है उसके आगे पीछे वहाँ तो 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, 0 0 0, इसलिए हमारा आंसर होगा 0। तो लिमिट चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं हम माइनस 5 से 6, तो माइनस 5 से 6 के बीच में लाई करता है 4। तो अब लाई करेगा तो क्या लाई करेगा, ये माइनस मान लो ये है माइनस 5 से 6, यहाँ 4 पे हमारा इम्पल्स है, तो केवल इतने एरिया में क्या लाई कर रहा है, एक इम्पल्स लाई कर रहा है जिसका एरिया 1 है, तो आंसर हमें 1 मिल जाएगा। तो आंसर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा अगर केवल इम्पल्स फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर। अब इम्पल्स फंक्शन के संग हमारा ये भी दिया है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है एक, उसमें हमने इम्पल्स को मल्टीप्लाई किया है। फिर भी हम चेक करेंगे माइनस 5 से 3 में 4 तो आता ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 0। 6 पॉइंट में माइनस 5 से 7 में हमारा 4 आता है, तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन में इसको 4 को अप्लाई कर देंगे, आंसर e टू माइनस 8। तो चेक करना जरूरी है। 7th प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी उसका और उसी के संग आप डेल का आपका इम्पल्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इस तरीके से, d ऑफ n डेल t माइनस t1 dt n dt, तो इसका आंसर होगा, पहले तो आप -1 लिखेंगे, -1 की पावर n क्या है, जितनी बार आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। फिर आप जो भी आपका फंक्शन होगा आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसमें t की जगह t1 रख देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। फिर n इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट तो हुआ ही नहीं। इंटीग्रेशन xt इंटू डेल टी हमें क्या देता था, सेम फंक्शन उसमें t की जगह t1, तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है, सेम फंक्शन उसमें t की जगह t1, लेकिन क्योंकि डेल पे हमारा इम्पल्स फंक्शन पे हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हो रहा है, तो उस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं इसको, सॉरी एग्जाम्पल 1, माइनस इन्फिनिटी से 0 में हमें चेक करना है, तो यहाँ पे t माइनस 3 है, तो t माइनस 3 हमारा लाई ही नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0 में लाई ही नहीं कर रहा है t माइनस 3 मतलब 3, तो आंसर 0, ये तो सीधे से आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है हमने, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया है, ओके, यहाँ पे लाई करेगा 3, यहाँ पे लाई करेगा, तो हमें 2 बार हमें इम्पल्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो -1 स्क्वायर लिखेंगे और e रेज टू माइनस 40 का 2 बार हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो वो हमको देगा e रेज टू माइनस 40 और -4, तो 16 बाहर और t की जगह हम 3 रख देंगे, और ये पूरे में हम क्या रखेंगे, t की जगह 3 रख देंगे इस पूरे में, तो ये हमको ये आंसर दे देगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और, डबलेट फंक्शन। सो इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इम्पल्स फंक्शन, तो पहला डेरिवेटिव एक इम्पल्स फंक्शन का जो होता है वो डबलेट फंक्शन होता है। इसको समझते हैं क्या इससे मतलब है, तो डी डेल बाई डी टी मतलब डी डेल बाई डी टी इजकल टू डी ऑफ डी टी ऑफ, जो हमने डेल टी की हमारा डेफिनेशन लिखी थी, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एक्स टी, वेयर एक्स टी हमारा ये फंक्शन था, हमने देखा ही था 1 बाई एप्सिलॉन जिसकी हाइट है विद एप्सिलॉन, और ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 तक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो लिमिट है ये अप्लाई हो रही है एक्स टी पे, जो कि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन और टी में कोई मतलब रिलेशन नहीं है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ टी, तो हम इस लिमिट को बाहर लिख सकते हैं, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डी एक्स टी बाई डी टी। अब एक्स टी हमारा ये है, तो
जो कि डेल टी ये होता है, तो एक्स टी हमारा है 1/एप्सिलॉन हमारा यू टी प्लस एप्सिलॉन बाई टू माइनस यू टी माइनस एप्सिलॉन बाई टू। ये चीज़ हम सीखेंगे आगे, आगे सीखेंगे कि किसी भी रेक्टेंगल को लिखने के लिए हम यू टी की मदद से कैसे लिखते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि जो आपकी जो पहली वाली लिमिट होती है, पहले उसको आप उसको लिखेंगे, तो यू टी प्लस एप्सिलॉन बाई टू इसको कैसे लिखेंगे, ये जो भी आपका ये माइनस है मतलब ये लेफ्ट शिफ्टिंग हुआ है तो प्लस वाले के संग, और जहाँ पे ये टी माइनस है दिस इज प्लस, तो ये आपका कौन सा शिफ्टिंग हुआ है, राइट शिफ्टिंग। तो पहले वाले मतलब जैसे मान लो कि अगर आपका रेक्टेंगुलर पल्स कुछ ऐसा होता है -2 से 4 होता है, तो आप लिखते हैं यू ऑफ टी प्लस टू माइनस यू ऑफ टी माइनस 4। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू टी, इस रेक्टेंगल को। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये जो ग्राफ था इस यू टी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें केवल ये इम्पल्स फंक्शन मिलेगा, बट दो इम्पल्स फंक्शन मिलेंगे, एक इम्पल्स फंक्शन माइनस एप्सिलॉन बाई टू पे, एक इम्पल्स फंक्शन एप्सिलॉन बाई टू पे। ये नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो डबलेस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, जो हमको दिख रहा है इस ग्राफ से, क्योंकि ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपोजिट अपोजिट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इम्पल्सेस। ये सब चीज़ समझ में आ रही है। डी एक्स टी यहाँ से हमने वहाँ से जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ सॉल्व करके ला रहे हैं। ये डी एक्स टी बाई डी टी इजकल टू 1/एप्सिलॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन बाई टू माइनस डेल टी माइनस एप्सिलॉन बाई टू। तो ये जो डेल टी प्लस एप्सिलॉन बाई टू है ये इसकी लोकेशन बता रहा है, ये इसकी लोकेशन बता रहा है, और इसकी लोकेशन हमें ये बता रहा है। ओके, इस तरीके से ये माइनस डेल है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 माइनस 1/एप्सिलॉन है। राइजिंग इम्पल्स इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर ओरिजिन विद वेट इन्फिनिटी। तो डबलेट फंक्शन ये तो हमने ग्राफ की मदद से सो किया, ऊपर वाला उसको छोड़ देते हैं, हम आते हैं अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर आते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ये है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो राइजिंग इम्पल्स जो हमारा लोकेटेड है जस्ट आफ्टर ओरिजिन, मतलब ये जो है ये जीरो नहीं है, बट ये बिल्कुल जीरो के करीब ही है, बिल्कुल करीब है, और इसका जो हाइट है वो इन्फिनाइट होती है आपकी इम्पल्स फंक्शन की, आपको पता है। सिमिलरली ये भी बिल्कुल जीरो के करीब है, बट नॉट जीरो, बट नॉट एट जीरो। राइजिंग इम्पल्स इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर बिफोर ओरिजिन विद वेट इन्फिनिटी। ये जो राइजिंग वाला है ये जस्ट बिफोर ओरिजिन है, जो कि हमको दिख रहा है। फॉलिंग इम्पल्स जो है, जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला ये आपका लोकेटेड जस्ट आफ्टर ओरिजिन है विद वेट माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका एक डबलेट फंक्शन का ये डी डेल टी बाई डी टी का एग्जैक्ट ग्राफ बना। ये आप बिल्कुल करीब बनाएंगे इस एक्सिस के, वाई एक्सिस के। ओके, तो डबलेट फंक्शन हुआ। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन फंक्शन पे, यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, यूटी। यूटी मोस्टली लोगों को पता ही है कि कुछ ऐसे बनता है आपका, ये यहाँ से 0 0 तक गया और यहाँ से ऐसे चला गया 0 से 1। ओके, तो यू टी इज डिसकंटिन्यूट एट टी इजकल टू 0। यू टी हमेशा टी इजकल टू 0 पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि एकदम से सिग्नल में चेंज आ रहा है। अगर आप 0 के पहले देखोगे तो वैल्यू आपकी 0 है, और 0 के जस्ट बाद देखो तो वैल्यू 1 है, वैल्यू चेंज हो रही है। लिमिट का कॉन्सेप्ट आपने मैथ में पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिसकंटिन्यूस है टी इजकल टू 0 पे। एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिग्नल वैल्यू इज गिवन बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ सिग्नल वैल्यूज। तो डिसकंटिन्यूटी पे हम सिग्नल की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, यू ऑफ जीरो यू ऑफ जीरो माइनस प्लस यू ऑफ जीरो प्लस अपॉन टू, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से। तो 1 प्लस जीरो इसको लिखेंगे यहाँ 1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, जो हमको देगा 1/2 मीन्स 0.5। तो एक यूटी यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू एट टी इजक्वल टू 0 पे 0.5 होती है। और ये कॉन्सेप्ट हम और भी लगा सकते हैं, लाइक ये सिग्नल है दिस इज नॉट अ यूटी, यहाँ पे हम यूटी सिग्नल है पीछे, तो 1 के पहले कुछ और वैल्यू है -8, 1 के जस्ट बाद कुछ और वैल्यू है 12। तो ये डिसकंटिन्यूस है एट टी इजकल टू 1 पे। तो टी इजकल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू निकालने के लिए x ऑफ 1 माइनस प्लस x ऑफ 1 प्लस अपॉन टू, तो -8 प्लस 12 अपॉन टू, आंसर इज 2। इस तरीके से हम किसी भी सिग्नल की किसी भी एक इंस्टेंट पे जहाँ वो डिसकंटिन्यूस है आगे पीछे उसकी वैल्यू एवरेज करके निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूटी क्या क्या है, यूटी प्लस यू ऑफ माइनस टी इज 1, यूटी और यू ऑफ माइनस टी 1 है। अगर आप ग्राफ भी बनाएंगे उससे भी समझ जाएंगे, दिस इज यूटी और दिस इज माइनस यू ऑफ माइनस टी, इनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा,
एक टीसी फंक्शन मिल जाएगा। तो यूटी और यू ऑफ माइनस टी इज 1। यूटी इज अ पावर सिग्नल, यूटी पावर सिग्नल होता है, हम देख ही चुके हैं। तो पावर इसकी कितनी होती है 1/2, तो RMS होगा 1/√2, एवरेज होगा 1/2। ओके, एवरेज का क्या है, एवरेज तो मतलब आप टेक्निकली भी निकाल सकते हैं, मतलब ये आपका यूटी है तो यहाँ 0 यहाँ 1, तो आधे पूरे इधर माइनस इन्फिनिटी तक 0, तो 1/2, तो 1/2 पूरा फंक्शन का एवरेज ही 1/2 आ रहा है ऐसे करके। आपका थर्ड क्या है, dut/dt क्या होता है, तो आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओनली इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा इस डेल टी। नोट dxt ऑफ dt इज स्लोप ऑफ xt विद रिस्पेक्ट टू t। ये तो सबको पता है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। dxt/dt, xt का dxt/dt क्या है, उस फंक्शन उसका स्लोप है। और स्लोप की बात ही कर रहे हैं, तो अगर हम ये देखें, ये हमारा फंक्शन है यूटी, तो यहाँ ऐसे 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 स्लोप जीरो जा रहा है, यहाँ पे स्लोप जीरो जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्लोप, इस जगह इंक्रीज हो रहा है। मैं अगर दूसरे उससे डिनोट करूँ, इस जगह इंक्रीज हो रहा है स्लोप, ओके इंक्रीज। तो जहाँ इंक्रीज हो रहा है केवल वहाँ पे हमारा डेल टी एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक्स टी यू टी का डिफ्रेंशिएशन केवल एग्जिस्ट करेगा हमारा, बाकी जगह स्लोप जीरो है, इसलिए केवल हमारा डिफ्रेंशिएशन यू टी का डेल टी ही होता है। फोर्थ, वाई टी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से टी डेल टाउ डी टाउ। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं डेल टाउ और डी टाउ, डेल टाउ को मतलब इम्पल्स फंक्शन को, तो वो हमको क्या देगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा है। आप टी माइनस मतलब टी लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करेंगे, टी इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरा। टी लेस देन जीरो के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप केवल इतने के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इस जीरो से पहले, जीरो से पहले तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप टी इक्वल टू जीरो मतलब जीरो तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपने ये जीरो तक भी डाल दिया, जीरो तक डाल दिया। और टी ग्रेटर देन जीरो मतलब आप पीछे का तो सब कुछ ले ही रहे हैं और आप यहाँ तक पूरा ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं टोटल। तो अपर लिमिट टी इज वैलिड, लोअर लिमिट फिक्स है, मतलब लोअर लिमिट फिक्स है। इसका क्या मतलब है कि आपका आप माइनस इन्फिनिटी से सॉल्व कर रहे हैं, अपर लिमिट आपकी जीरो से कम है और जीरो है और आपका इन्फिनिटी है। तो अगर आप सॉल्व करें देखें, तो यह आपका, अगर आप माइनस जीरो से पहले लें तो आपका इम्पल्स फंक्शन, मतलब जो हमने देखा था ना कॉन्सेप्ट की, इंटीग्रेशन करते हैं और हमारा इम्पल्स तो लोकेटेड होता है लाइक दिस। यहाँ पे हमने वैल्यू ली माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो ये हमको जीरो वैल्यू दे देगा, क्योंकि टी कहाँ बना हुआ है, टी बना हुआ है -1 पे, सॉरी +1 पे मानो, तो टी बना हुआ है आपका, सॉरी -1, टी बना हुआ है 1 पे। अब उसके पहले तो टी और कुछ भी नहीं है ग्राफ में, तो वो जीरो वैल्यू देगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ लगाई है, ये जीरो वैल्यू दे रहा है हमें। हम आते हैं इस पे, यहाँ पे टी बना हुआ है बट हमें एवरेज लेना है, ओके, तो उसके पहले का और इसका, तो 1 + 0/2, तो हमारा ये 0.5 आ गया। और क्योंकि टी जीरो के जस्ट बाद जाएंगे, जीरो के बाद अगर हम देखेंगे पूरे ग्राफ में, लाइक हम लेते थे कि -4 से आप ले लो 5 और टी -4 डेल टी, ये हमको सीधे से 1 वैल्यू दे देगा, क्योंकि हम ले रहे हैं -4 से 5 और हमारा बना हुआ है इम्पल्स यहाँ पे 4 पे बना हुआ है, तो ये हमें सीधे से वैल्यू दे देगा, इसलिए ये हमारा 1। तो ये क्या है, ये हमें ये भी शो कर रहा है कि हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हमको यूटी दे देगा, यूटी जो कि यहाँ पे 0.5 होता है, यहाँ पे 0 होता है पूरे में, यहाँ पे 1 होता है, तो ये सेम वही चीज़ आ रही है। तो वाई टी इज माइनस इन्फिनिटी से टी डेल टाउ डी टाउ, टी इजकल टू 0 पे आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 करेंगे और आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू। और इम्पल्स फंक्शन का अगर आप इस वाले डायग्राम से देखेंगे तो आपको जो इस जगह वैल्यू मिलती है वो आपको 0.5 मिलती है। तो ये काम माइनस इन्फिनिटी से एग्जैक्ट 0 तक अगर आप कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, ओके, तो इस तरीके से ये तो सॉल्व है, इसको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। मेन ये चीज़ है, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ये जो वैल्यूज़ दे रहा है, ये तीनों वैल्यूज़ मिला के आपका यूटी बनाते हैं। फिर आता है यूनिट रैम्प सिग्नल RT। यूनिट रैम्प सिग्नल क्या है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं कि डेल टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका यूटी बनेगा, यूटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आरटी बनेगा, आरटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका पैराबोलिक फंक्शन बनेगा, और इस एंड सो ऑन। तो इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक हिंदी में मतलब है, जो बेसिक हम सीखते हैं 11th 12th में, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ रहे हैं।
तो जब फंक्शन को जोड़ देंगे तो आपका डेल टी से बड़ा फंक्शन बनेगा यू टी, और यू टी को और जोड़ देंगे तो आपका आर टी बनेगा। तो ऐसे याद रखेंगे। और ये उल्टा है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन के लिए बोलें तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी करेंगे यू टी का, मतलब आपने तोड़ दिया तो आपको डेल टी मिलेगा। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर टी का तो आपको यू टी मिलेगा। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे पी टी का तो आपको आर टी मिलेगा। तो ये ऐसे ये जो फ्लो है, साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हमने क्या किया, आर टी को निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया यू टी का। तो आर टी इज माइनस इन्फिनिटी से टी यू टाउ डी टाउ। अब इसका क्या मतलब है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ये हमको वैल्यू देता है ऐसी, ये हमारा ग्राफ है। और क्योंकि हमारा टी एट जीरो और जीरो से पहले लाई ही नहीं करता यू टी, तो हमारा जीरो के जस्ट बाद ही हमारा वैल्यू होगा, और जीरो से लेस में हमारा जीरो होता है हमारा आर टी, क्योंकि जीरो से लेस में हमारा यू टी भी जीरो होता है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं टी इंटू यू टी। तो आर टी को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी इंटू यू टी। अब ये किस तरीके का सिग्नल है, ये इन्फिनिटी को अटेन कर रहा है, इसलिए नीदर एनर्जी नॉर ये नीनो भी है और नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल भी है, नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल भी है और एनी एनपी भी है। साफ दिख रहा है इन्फिनिटी को अटेन कर रहा है। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है अभी तो 1 है, इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है। और स्लोप 1 क्यों है, क्योंकि अगर आप आर यू टी को, इसका स्लोप क्या होगा डी आर टी अपॉन डी टी, और आर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या देता है यू टी, और यू टी की क्या वैल्यू है 1 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ओके, इसलिए इसका स्लोप जो है डी आर टी अपॉन डी टी 1 है, इसलिए इसका स्लोप 1 है, क्योंकि वो यू टी को दे देता है और यू टी हमारा क्या होता है, वो 1 होता है। सिमिलरली अभी छोटे छोटे से में देखेंगे बस, यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन कहाँ से निकलेगा, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे रैम फंक्शन को आर टाउ डी टाउ माइनस इन्फिनिटी से टी आर टाउ डी टाउ, क्योंकि टी लेस देन के लिए जीरो देगा, और इसके लिए आप जब टी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टी क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होता है टी स्क्वायर बाई टी। तो चीज़ें सिंपल है, बस बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हमको ये दे दिया टी स्क्वायर बाई टू यू टी, और हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट यू टी करते हैं, क्योंकि यू टी क्या होता है, सॉरी आर टी क्या होता है टी यू टी, और हमने इंटीग्रेशन किया केवल इसका टी का, तो बचा क्या हमारा यू टी बचा। तो टी स्क्वायर टू बाई यू टी, ये भी नीनो सिग्नल है, नीदर नाइदर इवन नॉर आउट सिग्नल है, और ये भी कैसा सिग्नल है, एनी एन पी सिग्नल भी है ये। फिर आता है ये तो बेसिक बेस हो गया। अब आया सिग्नम फंक्शन, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हमको दिख रहा है इन्फिनाइट ड्यूरेशन के लिए, लेकिन फाइनाइट वैल्यू है, तो ये आपका पावर सिग्नल है सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है कि आपका फॉर ग्रेटर देन जीरो के लिए ये इसकी वैल्यू होती है 1, और लेस देन के लिए होती है -1। तो इसका पावर 1 है, RMS वैल्यू √1 इज 1। एवरेज इसका 0 है, क्यों, क्योंकि जितना ये नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो इसका एवरेज हो गया 0। और ये किस तरीके का सिग्नल है, देखने से पता चल रहा है दिस इज ऑड सिग्नल। तो 1 प्लस सिग्नम टी क्या होता है 2 यू टी। अगर आप 1 प्लस सिग्नम टी को ड्रॉ करें, मतलब आप सिग्नम टी में 1 ऐड करते हैं, अगर आप इसमें 1 ऐड करते हैं, सॉरी हाँ वही वाली बात हो गई, 1 - 1 और 1 + 1, तो ये आपको दे देगा 2, ये आपको दे देगा 0। तो ये आपका बन गया 0, और ये क्या बन गया, एक तरीके का यूटी फंक्शन बन गया जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो इस सब से हमने क्या सीखा कि आपका 1 प्लस सिग्नम टी इज 2 यू टी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यू टी इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम टी बाई 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन डायरेक्टली यूज भी हो जाता है आगे, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। यू टी इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम टी अपॉन 2। फिर आता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। एक्स टी क्या होता है ए नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी। अब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अकेले ड्रॉ नहीं कर सकते कभी भी, ओके। तो आप ड्रॉ करेंगे उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ एक्स टी मॉड एक्स टी का, और ये इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स टी ई रेज टू इंटू ई रेज टू जे एंगल एक्स टी, आपका फेज एक्स टी। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका क्या है, फेज को बता रहा है, और ये आपका जो फाइनल इसका जो भी है वो मॉड को बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड।
तो ये आपको मॉड एक्स टी का ग्राफ इस तरीके से डी सी है ए नॉट का, ये आपका क्या है, एक तरीके से हम बोलेंगे रैम सिग्नल है जो कि पूरा एक्सटेंड हो रहा है दोनों तरफ। तो इसका ये वैल्यू देगा ए नॉट, ये देगा ओमेगा नॉट टी, इसका स्लोप ओमेगा नॉट है तो ये ओमेगा नॉट टी देगा। तो ये एक तरीके का क्या है, पावर सिग्नल है। ये पावर सिग्नल है ड्यू टू डीसी सिग्नल, ये डीसी की वजह से पावर सिग्नल है जिसकी पावर है ए नॉट स्क्वायर, जिसका आरएमएस है ए नॉट, जिसका एवरेज है 0। ओके, एवरेज इसकी वजह से 0 है, प्लस और माइनस इस वजह से 0 हो गया। तो ये चीज़ हमने देखी। फिर एक्स टी इजकल टू ए नॉट ई रेज टू जे ओमेगा नॉट टी। अब इसको अगर एक ही ग्राफ में आप बनाना चाहें तो आप इसको एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस दिखा सकते हैं, जो कि हैं ए नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। और जे क्या है, यहाँ पे आयोटा है, आई फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इलेक्ट्रिकल में हम उसको जे से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि इसका इंडिविजुअल एवरेज 0 है और इसका इंडिविजुअल एवरेज 0 है तो सम भी पूरे उसका एवरेज 0 ही हो गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं पोलर प्लॉट का, जो कि थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा यहाँ पे भी। बाकी तो पूरा वो डिटेल में आएगा ही, कहाँ आएगा आपका कंट्रोल सिस्टम में। तो पोलर प्लॉट, अब हमने क्या किया है, टी लिखा है और फेज एक्स टी लिखा है जो कि ओमेगा नॉट टी के इक्वल होता है, क्योंकि ओमेगा नॉट उसका स्लोप है। तो अगर ये 0 है तो ये 0 है, मतलब 0 पे आपका ये 0 को ही अटेन कर रहा है वैल्यू। आपने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, ठीक है, फेज को थोड़ा सा बढ़ाया, तो एट T1 मान लो ये T1 है, एट T1 आपने ओमेगा नॉट T1 कर दिया, ये आपका ओमेगा नॉट T1 के इक्वल हो गया एट T1। फिर आपने और बढ़ाया, इसको आपने और बढ़ाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, मान लो यहाँ पे ले गए आप, यहाँ T2 है तो ये हो गया ओमेगा नॉट T2। ओके, ये चीज हमारा T2। ओके, फिर आपने क्या किया, T2 के लिए ये हो गया, फिर आपने टी नॉट तक ले गए। टी नॉट क्या है, वन फंडामेंटल टाइम पीरियड। टी नॉट मतलब जब आपका ये पूरा, देखो यहाँ पे तो ये एंगल है, ओके, टी नॉट क्या है आपका, जब आपने पूरा ऐसे घुमा दिया, ये पूरा एंगल आपका ये टी नॉट है, जब आपका ये इसका फेज पूरा ट्रेवल करके ये पूरा कंप्लीट करके इसने टी नॉट पीरियड को कंप्लीट किया येलो वाले पेन से। अब एफ टी पी टी नॉट इट इज द टाइम टेकन बाय रेडियल वेक्टर, ये क्या है जो हमारा एरो था, दिस इज रेडियल वेक्टर टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन पोलर प्लॉट। तो ये पोलर प्लॉट है, उसके अंदर पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रेडियल वेक्टर को जितना टाइम लगा उसको हमने टी नॉट बोला। सो फेज कवरेज इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा, ओमेगा नॉट टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई। ये क्या था, फेज कवरेज, ओमेगा नॉट T1 हुआ करता था, ओमेगा नॉट T2 हुआ करता था, T1 T2 टाइम में, और ओमेगा नॉट T1 है कितने टाइम में, 2 पाई, मतलब कितना एंगल कंप्लीट किया उसने T नॉट टाइम में। इसलिए यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज मतलब दिस इज द बिगनिंग, यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया, टी नॉट इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा नॉट इजकल टू 2 पाई अपॉन टी नॉट। तो ओमेगा नॉट और टी नॉट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका 2 पाई के इक्वल है, मतलब टी नॉट टाइम में रेडियल वेक्टर ने पूरा 2 पाई का मतलब चक्कर लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर हम देखते हैं सैम्पलिंग सिग्नल, क्योंकि डिनोट करते हैं SAT से। तो दिस इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, सिंपल सा आपका ये एक इवन सिग्नल होता है। सैम्पलिंग 0 पे हमारा क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी अपॉन टी 1। ये फॉर्मूला क्या है, लिमिट का, ये लिमिट का बेसिक फॉर्मूला है, लिमिट सी टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू, मतलब लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। सैम्पलिंग इन्फिनिटी पे साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, साइन इन्फिनिटी हमें ये नहीं पता कि हम किस पे साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन साइन की वैल्यू की रेंज पता है। साइन और कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 ही रहती है। सो वैल्यू ऊपर वाली -1 से 1 कुछ भी होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, नीचे क्या है इन्फिनिटी। तो मान लो 1 है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हुआ 0, -1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हुआ 0, 0.5 अपॉन इन्फिनिटी क्या हुआ 0। तो इसलिए ये 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, t इजकल टू क्या है, t इजकल टू n पाई एक्सक्लूडिंग 0, हम 0 नहीं ले सकते, ओके 0 नहीं ले सकते। तो सैम्पलिंग t इजकल टू 0 साइन टी अपॉन 0 साइन टी इजकल टू 0, तो साइन टी 0 के इक्वल होगा या सैम्पलिंग टी 0 के इक्वल होगा केवल t इजकल टू n पाई पे, बट नॉट 0, मतलब साइन 0 नहीं ले सकते हम, बाकी कुछ भी ले लेंगे। तो सैम्पलिंग फंक्शन 0 कब होगा, t इजकल टू n पाई पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, t इजकल टू n पाई पे आपका सैम्पलिंग 0 होगा।
सैम्पलिंग इज 0। इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कुछ इसका ऐसा होता है, धीरे धीरे माइनस इन्फिनिटी पे ये जाके जीरो को अटेन कर लेगा और सिमिलरली यहाँ इन्फिनिटी पे जाके जीरो को अटेन कर लेगा। ये ऐसे छोटा होता जाता है। ओके, तो एनर्जी सिग्नल होता है एक तरीका का ये, क्योंकि इन्फिनाइट ड्यूरेशन का है और ये जीरो को अटेन कर रहा है। फिर से रिवाइज करते हैं, इन्फिनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल अगर अटेन कर रहा है जीरो को तो एनर्जी सिग्नल, अगर अटेन कर रहा है इन्फिनिटी को कहीं भी तो नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, और अगर वो फाइनाइट वैल्यू है हमेशा, ना जीरो को अटेन करेगा ना इन्फिनिटी को, इन्फिनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल, तो वो हमारा पावर सिग्नल होगा। तो पहचानना तो काफ़ी ईजी है। तो ई इक्वल टू पाई, इसकी वैल्यू पाई है विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग फंक्शन का हम एनर्जी कैसे निकालें फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से। ये होती है पाई। अब एक फंक्शन है सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन क्या होता है, सिंक टी से डिनोट करते हैं साइन पाई टी अपॉन पाई टी, मतलब जो सेम फंक्शन साइन टी अपॉन टी पढ़ा था उसमें पाई और जोड़ दिया, तो इसलिए हम इसको सैम्पलिंग ऑफ पाई टी बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी। दिस इज इक्वल टू सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ पाई टी। दिस इज सिंक फंक्शन। ओके, तो इवन सिग्नल होता है ये एक, उसी की तरह सिंक 0 1 होता है और सिंक इन्फिनिटी हमारा 0 होता है। सिंक टी बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो साइन पाई टी अपन पाई टी 0, साइन पाई टी इक्वल टू 0, तो कब ये 0 होगा, सिंक टी 0 होगा टी इक्वल टू एन पे। सिंक टी 0 होगा टी इक्वल टू एन पे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमने इसका ग्राफ बनाया। तो ये जो वैल्यूज होती है वहाँ पाई में होती थी, वहाँ होती थी पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पे 1 2 3 4 होंगे, इंटीजर्स वैल्यू होंगी और ग्राफ लगभग सेम ही होगा। ये ऐसे जाके जीरो को अटेन कर लेगा, ऐसे जाके जीरो को अटेन कर लेगा। तो ये एनर्जी सिग्नल है। ओके, इसकी एनर्जी 1 होती है, उसकी पाई होती थी। ये भी वही विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सैम्पलिंग टी की एनर्जी होती है हमारी ई पाई। ओके, सिंक टी क्या होता है, सैम्पलिंग पाई टी, मतलब पाई आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप पाई से डिवाइड कर दोगे, ये स्केलिंग कर रहे हो, टाइम स्केलिंग, तो उसी फैक्टर से डिवाइड करोगे, पाई अपन पाई इज 1, तो इसकी एनर्जी होती है 1। रेक्टेंगुलर फंक्शन, लास्ट फंक्शन लेते हैं, एक्स टी इक्वल टू ए रेक्टेंगुलर टी अपॉन टाउ। दिस इज टी अपॉन टाउ। ओके, ये आपका कुछ रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल बनता है, ये जो आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन था कुछ उसी तरीके से, बट वहाँ पे हाइट आपकी वो फैक्टर सेम हुआ करता था। वहाँ पे क्या होता था, ये एप्सिलॉन है, ये 1/एप्सिलॉन है, जो आपको 1 दे देगा एरिया, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि इसी का एक सब केस है आपका यूनिट इम्पल्स फंक्शन का एक्स टी। तो ये -τ/2 से τ/2, इसकी विथ टाउ है, बट इसका जो हाइट है वो ए है, ए टाउ से तो अलग ही है। तो अब ये किस तरीके का सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट वैल्यू, तो ये एक एनर्जी सिग्नल है। ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर टाउ। तो एग्जाम्पल एक्स टी एक तरीके का सिग्नल लेते हैं 4 रेक्टेंगुलर टी अपॉन 10। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ से दिखा टाउ की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 है मतलब -5 ओरिजिन के पहले और 5 ओरिजिन के बाद, ये पूरा 10 आ गया। ये कुछ ऐसे बनेगा जिसका कि जो हाइट होगी वो इसका जो कोफिशिएंट है बाहर ए वो होगी, ऐसे आपने डिनोट कर दिया। आपको बनाना है 8 रेक्टेंगल ऑफ t-2 10। ओके, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, पहले 8 रेक्टेंगुलर ऑफ t/10। 10 मतलब ये चीज़ 10 है पूरा विद, और हाइट इसकी 8 है, ये समझ में आ गया। अब t-2 करना है, मतलब जो हमारी इसकी वैल्यूज़ हैं t की या टाउ की -5, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस का मतलब हमने राइट शिफ्ट कर दिया। ओके, राइट स्केलिंग कर दी। तो t-2 का मतलब हर वैल्यू को आप इसमें 2 ऐड कर दो, तो 5 + 2 7 और -5 + 2 is 3, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू है -3 से 7, जिसकी विद अब भी 10 ही रहेगी। तो नीचे वाली चीज़ आपको विद बताती है, ऊपर वाली चीज़ बताती है लिमिट आपकी कहाँ लगाएंगे, इसका कोफिशिएंट क्या बताता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके से हमने इस सिग्नल को बना लिया, और ये क्या मतलब है, टाइम शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट बाई +2, t-2 शिफ्ट बाई +2, ये सब डिटेल में देख चुके हैं। तो अभी तक हमने 9 तरीके के बेसिक सिग्नल्स पढ़ लिए हैं। दिस इज द 9th सिग्नल, ये 9वां सिग्नल। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। दिस इज द 9th सिग्नल रेक्टेंगुलर टी।